बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे मैं आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। अगेन डिस्क्लेमर यही है कि आप लीगल एडवाइस के लिए बाय लॉ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना लाजमी होता है, आपसे बात करना लाजमी होता है और फिर मैं आपको लीगल एडवाइस दे सकता हूं। लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो तीन चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जी फैमिली वीज़ास के ऊपर, जो है अप्लाई, एक्सटेंड और स्विच। जो है ये तीन चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास यूके का कोई और वीज़ा होता है या उनके पास कोई वीज़ा नहीं होता और वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी ना किसी वीज़ा के ऊपर जो है वो स्विच कर जाएं। सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जेन में रखिएगा, फैमिली वीज़ास। अच्छा चलिए, अब हम इसके पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम चलिए पहले हम पार्टनर या स्पाउस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप जो है पार्टनर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, खामद का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेगम का वीज़ा, बीवी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीवी का नहीं बीवी होने का वीज़ा जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो टेक्निकली फैमिली वीज़ाज में पार्टनर, स्पाउस जो है ये हम उसकी बात करें जी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि आपकी एज जो है वो दैट मस्ट बी ओवर 18, 18 से आप ऊपर हों। और अब आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप ब्याह करने लगे हैं, शादी करने लगे हैं या करने को आपने एप्लीकेशन डालनी है, दैट दे मस्ट बी जो है वो ब्रिटिश नेशनल उनका होना लाजमी है। उनके पास जो है वो पहले लाल रंग का पासपोर्ट था, आजकल नीले रंग का पासपोर्ट जो है वो होना लाजमी है जी। सेकंड, या उनके पास सेटल्ड स्टेटस हो। सेटल्ड स्टेटस से मुराद ये है कि उनके पास जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो होना चाहिए, जिसको ILR भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसको फॉरएवर वीज़ा भी कहते हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी, अगर कोई EU नेशनल के तौर पे यहाँ पे यूके में आए थे जिनके पास पहले प्री सेटल्ड स्टेटस था, लेकिन अब उनके पास जो है वो सेटल्ड स्टेटस का होना जो है वो लाजमी है जी। सो ये तीन चार जो उनका जो पक्का काम है वो होगा, तो फिर आप जो है पार्टनर का वीज़ा या स्पाउस का वीज़ा जो है वो उनके ऊपर आप डाल सकते हैं कि जी कि मेरी जो वाइफ है या मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश हैं, वाजिब हम सानू वीज़ा दवो, या उनके पास ILR है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, या उनके पास सेटल स्टेटस है। सो हमारा राइट बनता है कि जी हम उनके पार्टनर हैं तो आप हमें वीज़ा जो है वो यहाँ का ग्रांट करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें बड़ी एक अहम चीज़ आ जाती है कि क्या अगर किसी के पास जो है प्रोटेक्शन स्टेटस है, लीव टू रिमेन एज अ रिफ्यूजी है, परमिशन टू स्टे एज अ रिफ्यूजी और पर्सन विद HP जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी स्टेटस है, तो क्या स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं पार्टनर का वीज़ा? देन द आंसर इज यस, आप स्टिल जो है उनके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ग्राउंड्स जो हैं वो बताई हैं जी। अच्छा, उसके बाद इसमें आगे का ये वाला पार्ट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पल्ले तो कुछ नहीं है, आपके पास तो स्टेटस नहीं है, आपके पास ये स्टेटस या कोई है लेकिन आप खुद ब्रिटिश नहीं हैं, आप सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल हैं। सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वो होता है जिसको यूके में एंटर होने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, चाहे वो लेट्स से अगर किसी के पास वीज़ा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, किसी के पास 2.5 ईयर की लीव है या किसी के पास कोई और वीज़ा है, लेकिन उनके पास जो है ILR नहीं है या ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है या सेटलमेंट नहीं है, सो दे पीपल जो है दे कॉल एज अ सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल, के वो जब भी बॉर्डर पे आते हैं उन्होंने रोक लिया जाता है कि जी के स्टॉप हो जाए, आप हमें पहले अपना वीज़ा चेक करवाइए, BRP चेक करवाएं, फिर उनको सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल जो है वो कहा जाता है। सो अब आप की पहली वो कंडीशन आ गई जिनके साथ आप वीज़े को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, उनका स्टेटस लीगल क्या आ गया। अब आपका जो भी लीगल स्टेटस है उसके बाद अब आपने दो चीजें यहां पे आपने प्रूव करनी है, साबित करनी है। नंबर एक, आपकी जो मैरिज है या सिविल पार्टनरशिप है वो रिकग्नाइज्ड है इन द यूके, आपने यूके के अंदर रहते हुए अपना सिविल पार्टनरशिप या अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लिया हुआ है, आपके पास वो होना लाजमी है। नंबर एक, या इसमें और का वर्ड आ जाता है, अगर वो नहीं है तो फिर ये दूसरी कंडीशन आती है, यू हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द रिलेशनशिप फॉर एटलीस्ट 2 ईयर व्हेन यू अप्लाई।
व्हेन यू अप्लाई, कि जब आपने एप्लीकेशन करनी है, आज क्या है जी 23 क्या है जी नवंबर, आज 23 नवंबर 2023 है। आज मैंने सोचा कि जी मुझे बेगम मिल गई है, ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास, और मैंने आज जो है अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब मुझे जो एविडेंस देनी पड़ेगी, मुझे 23 नवंबर 2021 से लेके आज तक की जो है 2 साल की मुझे एविडेंस दिखानी पड़ेगी होम ऑफिस को, कि जी के 2 साल पहले हम मिले थे 23 नवंबर 2021 को, और आज है जी 23 नवंबर 2023। ये हमारी फोटो है जी उस जमाने की जब हम जवान थे, और 2 साल पहले में 2 साल दे विच इन्हें मेरा की हैशर करता है। सो 2 साल पहले हमारी ये सिचुएशन थी। फिर उसके बाद हमारी जो है, अगर बिल्स हैं आपके नाम पे, यूटिलिटी बिल है, या क्योंकि बहुत से लोग जो अगर ओवरस्टेयर हैं या इलीगल हैं, उनका बाज़ का बैंक अकाउंट जो है वो नहीं होता, सो शायद वो उनके लिए फिर मुश्किल होती है। लेकिन अगर है, सो दैट्स अ सॉलिड एविडेंस। अगर नहीं है तो कोई भी आपके नाम का बिल जो हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, आपका काउंसिल टैक्स हो सकता है, टेक्निकली तौर पे आपने लेटर्स हो सकते हैं, आपके एनएचएस का लेटर हो सकता है, या कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है। सो इन जनरल अगर हम कहेंगे, सो यू नीड टू प्रोवाइड 2 years एविडेंस जो है। मुख्तलिफ टाइम की फोटो है, मुख्तलिफ टाइम पे आप होटल में चले गए, मूड दोनों का अच्छा था, क्या चलो जाके आज होटल दे विच चलने हैं, सो उत्थे जाके भावें लड़ पीए। सो वहाँ पे वो उसके पास, आपके पास कोई बुकिंग है, वो उसकी एविडेंस हो सकती है। फिर आपने कहीं पे बैठ के आइसक्रीम खाई, या आपने जो है कहीं पे कोई खाना खाया, सो रसीदें हैं उसके पास आपके, तो वो होम ऑफिस वाले फिर यही कहेंगे कड्डो रसीदा अपनी है, सो वो आपने वो उनको दिखानी है। सो ये टेक्निकली तौर पे ये इसकी एविडेंस आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसमें पॉइंट आ जाता है, योर फियांसे जो है, आप मंगेतर हैं और प्रपोज्ड सिविल पार्टनर एंड विल मैरी और एंटर इनटू अ सिविल पार्टनरशिप इन द यूके विद इन 6 months और अराइविंग। ये उनके लिए कंडीशन आ जाती है जो आउटसाइड द कंट्री से मंगेतर के वीजे पे, फियांसे के वीजे के ऊपर यूके में आएंगे, उनके लिए कानून सेपरेट है। उनके लिए होता है कि 6 महीने का आपने 6 महीने के अंदर 6 months के अंदर आपने मैरिज को अपना रजिस्टर्ड करवाना होता है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस वक्त किसी और दिन उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। आज फिलहाल यूके का ही फोकस करते हैं कि एक अगर ओवरस्टेयर है, एक इलीगल है, एक के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो ऐसे जो है वो वीज़ा स्विचिंग या वीज़ा अप्लाई जो है वो उसके लिए क्या कंडीशंस है, मोस्ट उसी पे रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें 2 चीज़ें और बड़ी अहम आ रही हैं। यू ऑल्सो नीड टू प्रूव योर इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है, ये अब डिपेंड करेगा कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो आप कौन से वीज़े की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए होता है। खासकर ये फियांसे के वीज़े में ये लाजमी चाहिए होता है। मैरिज वीज़ा जो इस तरह का होता है उसमें लाजमी चाहिए होता है। स्टूडेंट जो है वो उसमें स्विचिंग कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा में, उसके लिए लाजमी चाहिए होता है। लेकिन जो ओवरस्टेयर हैं या बाकी जो है उसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। अच्छा, फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स जो है, ये मैरिज वीज़ा में, स्पाउस वीज़ा में ये वाला एलिमेंट जो है ये लाजमी है, जहाँ पे यू हैव टू प्रूव आपने या आपके पार्टनर ने या आपने ज्वाइंटली म्यूचुअल दोनों ने मिलके 18,600 जो है सो फार वो आपने दिखाना आपके लिए लाजमी हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो लोग इस वक्त दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनके पास अगर वीज़ा नहीं है और वो दोनों जो हैं वो वेट में हैं किसी चीज़ के, किस चीज़ के वेट में है कि उनका जो बच्चा है, जो बेबी है उनका, वो 7 years रूट का पे जो है वो जाए, 7 years की बेस के ऊपर हम एप्लीकेशन फाइल करें। सो उसमें ये आता है जी कि अच्छा, ये दोनों चीज़ों में हो सकता है। अगर तो दोनों के पास वीज़ा नहीं है पेरेंट्स के साथ, तो फिर वो 7 years चाइल्ड कंटिन्यूस जो है उसकी बेस पे भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। या अगर दोनों में से एक के पास वीज़ा है, वाइफ या हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश हैं और बच्चा जो है वो उसके पास तो ऑब्वियसली ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, सो देन जो है वो सेकंड पार्टी जो है वो तब भी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकती है जी। उसमें क्या आ रहा है जी कि यू हैव अ चाइल्ड इन द यूके हु इज़ अ ब्रिटिश और आयरिश सिटीजन, सो उसमें और खैर चीज़ें चली जाती हैं, हम अपने यूके की ही बात करते हैं। यू हैव अ चाइल्ड इन द यूके हु इज़ अ ब्रिटिश, और ये वो एक सेपरेट आ गया कि अगर ब्रिटिश बच्चा है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और लिव्ड इन द यूके फॉर 7 years जो है, सो 7 साल से बच्चा कंटिन्यूस जो है इसी कंट्री में वो रहता है। और उसमें एक बड़ा एक आगे की लाइन जो है ये बड़ी मज़े की है, जिसकी बेस के ऊपर ही सारा केस जो है वो बेस करता है, स्टैंड करता है। वो कहते हैं जी कि आप
कि जो बिल्डिंग होती है ना, जो आप कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो आपकी ये जड़ियाँ पंजाबी च कहते हैं नींयां जड़ियाँ ने, फाउंडेशन जो है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो आप बिल्डिंग का कोई भी मंजिल जो है उसके ऊपर खड़ी नहीं कर सकते। सो उसके लिए ये वाली जो लाइन है ये मैं पढ़ने लगा हूँ, वो क्या है जी कि इट वुड बी अनरीजनेबल फॉर देम टू लीव द यूके। इट इज अनरीजनेबल फॉर देम टू लीव द यूके। ये कितना अनरीजनेबल होगा कि एक बच्चा 7 ईयर से कंटिन्यूस यूके में है और आप एज अ माँ, एज अ मदर या एज अ फादर आपने वीज़ा अप्लाई किया कि जी मेरा बच्चा ब्रिटिश है और या उसको 7 ईयर्स यहाँ पे रहते हुए हो गए। सो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं उसको छोड़ दूँ, लीव करूँ और मैं बैक होम चला जाऊँ और वहाँ से जाके वीज़ा स्विच करवा के आऊँ, या आप मुझे यहीं से सुनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं, आपका जो अनरीजनेबल जो इश्यूज आ जाएंगे कि जिसकी वजह से क्या आपको यहाँ से वापस जाना पड़े और फिर आप अपना वीज़ा वहाँ से बैक होम से लेके आएँ और बच्चे को जो है इस एज में या उस माँ को, जो उस मदर को, उसकी पता नहीं मेडिकल कंडीशन क्या है, उसकी प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या है, बाकी बच्चों की क्या कंडीशन है, क्या आप उसको लीव करके वापस जाते हैं, कितना रिस्क है इसमें इन्वॉल्व कि वहाँ से जाके आपको वीज़ा ना मिले तो तुसी इत्थे जड़ा ना बच्चियां नूं खराब करा लो अपना, उनका फ्यूचर के साथ आप खेलें। सो इस वेरी अनरीजनेबल जिसको हम कहेंगे जी। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि इट वुड ब्रीच योर ह्यूमन राइट्स। ये असल पॉइंट की तरफ हम आ गए। It would breach your human rights to stop you to coming to the UK or make a leave. ये आपको रोकना या इस कंट्री में वीज़ा का ग्रांट ना करना, क्या ये ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन नहीं है? या आपकी प्राइवेट फैमिली जो थी उसकी डिस्टर्बेंस नहीं है? क्या आपका वीज़े की का ना मिलना या आपको कहना कि जी आप कंट्री लीव कर जाएं, वापस जाके वहाँ से वीज़ा लेके आएँ, क्या ये इस तरह की सर्कमस्टांसिस से क्या आपकी वाइफ या आपके बच्चे जो हैं वो खुश होंगे या डिस्टर्ब होंगे? क्या उनकी मेंटली कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है? क्या आपकी अपनी मेंटली कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है कि साफ़ सुथरे माहौल में रहते हुए, एक फैमिली के साथ रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए, सडनली जब आपको पता चले कि जी कि यू हैव टू लीव दिस कंट्री, वापस जाइए और वहाँ से वीज़ा लेके आएँ, सो क्या ये एक फैमिली यूनिट को ब्रेक करना, ह्यूमन राइट्स जो हैं ये वायलेशन अगर है तो फिर आपको वीज़ा यहाँ से देना चाहिए। अगर ये वायलेशन नहीं है तो फिर ठीक है, आप फैसले कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें और चीज़ें जो आ जाती हैं जी, इसके 2-3 और इश्यूज आएंगे, लेकिन ये बड़ा लंबा चैप्टर है। इस पे रिलेशनशिप को आपने कैसे साबित करना है, अगर आप जो वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे साबित करना है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से इसमें लगाने हैं, फिर आपको कितना अर्सा जो है इसमें रहते हो गया तो तब आपने ये एप्लीकेशन में मज़ीद आपने एविडेंस क्या देनी है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने क्या देने हैं, इसमें फ़ीस कितनी आ सकती है, वीज़ा कितनी देर का ग्रांट होगा। इस टॉपिक के ऊपर जो है मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट बना के कंसल्टेशन फ़ीस पे करके या फ़ोन एडवाइस जो है वो लेके बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।